नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुजनों का विशेष रूप से आदर है एवं सभी शिक्षक बंधुओं का, छात्रों का और भाइयों बहनों का, सभी लोगों का आदर भी है और मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन महानुभावों ने मेरे वीडियोज़ को देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना दर्शक की हैसियत से या मनोबल बढ़ाने की हैसियत से अपना सहयोग दिया है। आज मैं बाल एकांकी के इस एपिसोड में आपसे बाल नाटकों में जो समस्याएं हैं उनका मैं जिक्र करने की मैं कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि बाल नाटक लिखना या बाल एकांकी विधा में कार्य करना या उससे जुड़ी हुई या उसकी प्रयोगात्मक विधि मंचन के लिए अपना सरोकार रखना, बाल नाटकों की समीक्षा करना, प्रकाशन करना, ये सारी की सारी जो एक प्रक्रिया है, ये सब एक काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रही है और इसकी अपनी समस्याएं हैं, इसीलिए कठिनाइयों से गुजर रही है। तो आज मैं इसी संबंध में चर्चा करूंगा और मैंने अपने बाल एकांकी नाटकों के नाट्य शास्त्रीय अनुशीलन के दौरान खोज में मैंने ये पाया कि बाल एकांकी नाटकों में कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का मैं क्रमवार पहले संक्षिप्त में मैं उल्लेख कर देता हूँ। पहली समस्या है बाल नाटक लेखन संबंधी समस्या। दूसरी समस्या है बाल नाटक के मंचन समस्या यानी रंगमंच की समस्या। तीसरी है बाल नाटकों के अनुकूल वातावरण का अभाव होना, मंचन योग्य नाटकों का अभाव होना, मंचन सामग्री का सहज रूप से उपलब्ध न होना, बाल नाटकों के प्रति समाज में नकारात्मक सोच होना और जब हम आगे मंचन की ओर बढ़ते हैं तो रिहर्सल की समस्या मंचन के समय और बाल नाटकों के अभिनय या प्रदर्शन के दौरान या परफॉर्मेंस के दौरान उनकी टिकट की बिक्री की समस्या होना। और इससे जो सबसे और बड़ी समस्या है वह आपस में तालमेल और कोऑर्डिनेशन का अभाव। वह कोऑर्डिनेशन नाटक रचनाकार, नाटक रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक और कलाकारों के मध्य में है। और ये जितने भी मैंने आपको बिंदु गिनाए हैं ये सभी हमारे रिसर्च का बिंदु हैं। और इसके बाद में आती हैं आर्थिक समस्याएं भी हैं। आर्थिक कारणों से भी बाल नाटक विधा आगे नहीं बढ़ पा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन समस्याएं हैं और प्रकाशन की भी समस्याएं हैं। इस प्रकार से आप ये पाएंगे कि बाल नाटकों के आरंभ से लेकर और समापन तक काफ़ी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं एक व्यक्ति की हैं, कुछ समस्याएं समाज से हैं और कुछ समस्याएं सरकार की ओर से भी हैं। अब इनका उल्लेख करना क्रमवार आवश्यक हो जाता है। तो ये संक्षेप में समस्याएं हैं। अब इसके आगे सारी गलत आपने सुन लिया। इसके आगे अब मैं एक एक समस्या का संक्षिप्त में मैं जिक्र करूंगा। तो सर्वप्रथम आती है बाल नाटकों के लेखन की समस्या। एक्चुअल सबसे बड़ी समस्या भी यही है। मैंने ये पाया कि एक अच्छा बाल नाटक वही व्यक्ति लिख सकता है जो एक अच्छी कहानी बना सके, कहानी की रचना कर सके, कहानी का आइडिया हो और कहानी के बाद में उसमें पात्रों का भी चयन कर सके
और पात्रों के चयन करने के साथ साथ अच्छे डायलॉग भी लिख सके और नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी उसको अनुभव हो और रंगमंच का भी अनुभव हो। एक रंगकर्मियों के साथ रहने वाला एक अच्छा अभिनेता या एक अच्छा रंगकर्मी ही अच्छा नाटक लिख सकता है। ऐसी मान्यता कई विद्वानों की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे प्रतिभावान नाटककार हो सकते हैं कि यदि वो किसी नाटककार के साथ में नहीं है और अपने आप में नाटककार की कल्पना कर ले और एक अच्छा नाटक लिख दे, ये बात या ऐसी बुद्धि विरले नाटककारों में ही पाई जाती है। वरना सभी को ऐसी आवश्यकता होती है कि वो उनको रंगमंच का भी अनुभव हो, अभिनय का भी अनुभव हो, तभी वो अच्छा बाल नाटक लिख सकते हैं। लेखन में एक और बड़ी समस्या ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ये नाटक कितने पेज का नाटक और कितने मिनट में जाएगा। यही नहीं पता होता है नाटक लेखकों को। मैंने ये पाया है कि अगर आपका 4 पेज का नाटक है तो लगभग 20 मिनट में हो जाएगा। 1 पेज का नाटक एवरेज 5 मिनट के लिए आता है, ऐसा इतना समय लेता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई बाल नाटक अगर गद्य पद्य या पद्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्र रूप से बाल कविताओं का लेखन भी आना चाहिए। यानी नाटककार को कहानी लेखक, डायलॉग लेखक और अन्य सारी चीज़ों के अलावा उसको एक अच्छा कवि भी होना चाहिए और बाल कवि होना चाहिए। तभी वो क्या कहते हैं गद्य और पद्य डायलॉग मिला के चंपू शैली के नाटक तभी वो लिख सकता, सृजन कर सकता, जबकि वो उसको एक अच्छे कविताओं का भी ज्ञान हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर अच्छी कविता नहीं लिख सकता बच्चों की, तो वो फिर अपने बाल नाटकों में कविताओं का समावेश नहीं कर सकता है। और प्रायः वही नाटक सर्वमान्य और अच्छा नाटक माना जाता है जो व्यक्ति का खुद लिखा हुआ नाटक हो, उसमें कहीं से कोई चीज़ उठाकर कट पेस्ट की स्थिति न हो, खुद का सृजन हो, मौलिक सूझबूझ हो और उसमें नाटक में पूरी मौलिकता हो, कहीं से कोई चीज़ चोरी न की गई हो। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है लेखन की। और लेखन की एक चीज़ और भी है कि लेखन के लिए डॉक्टर प्रसाद निष्काम जी ने बताया था, इसका मैंने जिक्र पिछले एपिसोड में किया है कि नाटक एक दृश्यबंध में होना चाहिए और एक दृश्यबंध में नाटक लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, कठिन बात है और सारा नाटक एक अंक में ही होना चाहिए। तो एक तो पहली समस्या है कि अच्छे नाटक लिखना एक मुश्किल का काम है। नाटक लिखे जाते होता है लेकिन मुश्किल काम है और नए लेखकों के लिए तो और भी एक मुश्किल का काम है। अब इसके बाद में अब आते हैं दूसरा जो हमारा बिंदु आता है मंचन संबंधी समस्याएं। नाटक लिखना तो ठीक है, नाटक आपने घर में बैठ के लिख लिया क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम है। एक कहते हैं कि सिंगल मैन वन मैन इंडस्ट्री है, तो यू कैन राइट चिल्ड्रन ड्रामा इन योर ओन प्लेस एंड इंडिपेंडेंटली। आप अकेले नाटक लिख सकते हैं, उसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाटक का मंचन एक टीम वर्क है। नाटक का मंचन अकेले नहीं हो सकता है। नाटक के मंचन में आप नाट्यकार नहीं है तो दूसरा नाट्यकार चाहिए, बाल पात्र चाहिए, जितने पात्र आपको चाहिए उससे 2 गुना पात्र ज़्यादा आपको रखना चाहिए। इसके बाद में फिर बच्चों को कम से कम 10-15 दिन पहले उनका रिहर्सल होना चाहिए, तो बच्चे मिले, रिहर्सल के लिए एक उचित स्थान हो, एक वातावरण हो और वो बच्चों का उसमें डेडिकेशन हो। इसके लिए स्कूल कॉलेज माता पिता एक अतिरिक्त समय देने के लिए अपने बच्चों को आपको देने के लिए कहते हैं तैयार हों, एक ये समस्या है। इसके बाद में जब रिहर्सल होता है तो उसमें क्या कहते हैं एक कुछ सामग्री भी चाहिए, उसमें आर्थिक खर्चा भी होता है। तो यह भी एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से काफ़ी बाल नाट्यकार क्या कहते हैं कि जूझते हैं और इस समस्या को दर्शाते हुए महेंद्र कुलश्रेष्ठ की मान्यता है जो मैं आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। आपका मानना है बाल नाटकों के समग्र विकास हेतु चर्चा 7वें दशक से ही कार्यप्रणाली आरंभ हो गई थी। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार 1965 के अंत में आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में नाट्य संस्थाओं, राज्य सरकारों, स्कूलों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। संस्थागत तथा छुटपुट निजी प्रयासों से बाल नाटकों का सृजन तो काफ़ी हुआ, किंतु बाल नाटकों की मंचन की स्थिति अब भी बहुत दयनीय है।
आज लगभग 57 वर्षों के बाद, ये जो लंबा समय आज गुजर जाने के बाद भी बाल रंगमंच व्यवहार में आगे नहीं बढ़ा है। ये बात एकदम सही है और नहीं बढ़ पा रहा है। बाल रंगमंच अभी भी स्कूलों तक ही सीमित है। स्वतंत्र रंगमंच के रूप में वह बहुत कम स्थापित हो पाया है। कारण क्या है कि स्कूलों में बच्चे मिल जाते हैं, टीचर वहाँ रंगमंच करा देते हैं। कुछ बाल नाट्य छुटपुट संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी छुटपुट करा देती हैं। लेकिन जितने कि उत्तर भारत बेल्ट में लगभग जो 15-20 करोड़ बच्चे हैं और पूरे हिंदुस्तान की अगर देखा जाए तो ये लगभग जो 1/3 आबादी बच्चों की है, किसी भाषा के बच्चे हों और थोड़ा आगे दायरा बढ़ाते हैं तो मंचन की स्थिति न केवल हिंदी बेल्ट में बल्कि अन्य कहते हैं कि भाषाओं में भी कहते हैं बहुत ज़्यादा बाल नाटकों की मंचन की स्थिति अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि इसमें और भी आगे मैं जिक्र करूँगा कि इसमें आर्थिक समस्याएं भी हैं और क्या कहते हैं आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि बाल नाटकों के प्रति अनुकूल वातावरण न होना। माँ बाप अभिभावक अपनी लड़कियों को बाल नाटकों में भेजना अच्छा भी नहीं महसूस करते हैं। कुछ पढ़ाई का डिस्टर्बेंस का बहाना होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो एक ये भी वातावरण है। तीसरा है मंचन योग्य नाटकों का अभाव। अच्छे मंचन योग्य नाटकों का अभाव तो है। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मार्केट में नाटक तो बहुत उपलब्ध हैं, अभाव कहाँ है, ये तो ढूंढने का प्रश्न है। लेकिन जो बाल नाटक स्कूल ने मंचित कराना है, कोई मंचन कराने जा रहा है तो उसको तो पता ही नहीं कि बाल नाटक हैं कहाँ से बाल नाटक लाएँ, कहाँ से उपलब्ध करें। कई लोग मुझसे बाल नाटकों की मांग करते हैं कि मुझे बाल नाटक दीजिए, लेकिन जब बाल नाटक मंचन कराने की स्थिति आती है तो या तो मैं भूल जाता हूँ या वो बाल नाटक मंचन कराने वाले भूल जाते हैं कि बाल नाटक कहाँ से मिले, वो मार्केट जाते नहीं है। स्थिति ये होती है कि जो उनकी समझ में आता है उसी को थीम में रख करके लाउड स्पीकर और मंच में थोड़ा बहुत डांस हो गया, थोड़ी बातचीत हो गई और बाल नाटकों का मंचन की वो खाना पूरी हो जाती है, क्योंकि विशेष तौर से वो नाट्यकार भी नहीं है। तो एक कहते हैं नगर लेवल में, नगर के प्राइमरी जूनियर पब्लिक स्कूलों में एक कोई ऐसा सर्वमान्य और एक रूपता दर्शाने वाला कोई यूनिवर्सल कोई ऐसा कदम या नाट्य मंच नहीं है जो सारे बच्चों को एक समान निर्देशित करे और ये इस विधा का प्रचार प्रसार हो। ऐसी राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में ऐसा प्रयास नहीं दिख रहा है कि जो ये बाल साहित्य में जो बाल विधा का है एक समुचित और व्यवस्थित प्रयास हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बाल मंचन के लिए सहज सामग्री का उपलब्ध न होना, सामग्री भी जल्दी नहीं मिलती है। एक हमारे मित्र ने सिद्धार्थ नाटक खेला तो एक कार्यक्रम था भारतीय बाल कल्याण संस्थान का, तो वहाँ सारी व्यवस्था हो गई, बच्चे हो गए, बाद में याद आया अब ये कहते हैं हंस कहाँ से लाया जाए। अब हंस की समस्या हुई, वो काफ़ी समय तक दौड़े और क्या कहते हैं कि हंस उनकी मिसेज ने बनाया, किसी प्रकार से क्या कहते हैं कि हंस गोदी में लिया गया, तो उसको ऐसा बनाया गया, बाटल का बनाया, कैसे बनाया बन गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सहज सामग्री का उपलब्ध न होना, यानी आप जिस प्रकार का नाटक करना चाहते हैं, अगर आप ऐतिहासिक युद्ध स्थल का नाटक दिखाना चाहते हैं तो वहाँ तो परंपरागत सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। आजकल तो राजाओं की वेशभूषा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सहज सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। और अगर आप एकदम सरलता की ओर आते हैं वो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा पौराणिक क्षेत्रों में जाते हैं तो उसकी सामग्री उपलब्ध होना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। अब अगर आप मुगल काल का नाटक दिखा रहे हैं या पृथ्वीराज चौहान का दिखा रहे हैं तो उस समय के तो अस्त्र शस्त्र मिलना तो ये मुश्किल कार्य है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो सहज सामग्री का भी उपलब्ध न होना ये भी एक समस्या है। बाल नाटकों के प्रति नकारात्मक सोच भी पाई जाती है। और अभी कुछ समय पूर्व तक तो ऐसी मान्यता रही है कि बाल साहित्य वस्तुतः बचकाना कार्य और कहते हैं कि बाल साहित्यकारों को द्विम दर्जा का क्या कहते हैं कि व्यक्ति माना जाता था। तो इस दृष्टिकोण से क्या कहते हैं कि एक और संकोच का भाव भी था, जबकि विष्णु प्रभाकर जैसे नामचीन साहित्यकारों ने बड़ों का साहित्य भी लिखा और बच्चों का लिखा। वस्तुतः बच्चों को साहित्य लेखन करना बड़ा कठिन काम है। बड़ों का साहित्य आप आसानी से लिख सकते हैं, बड़ों का साहित्य, लेकिन बच्चों के लिए अगर आप में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं है तो आप बच्चों का साहित्य नहीं लिख सकते। ये सबसे कठिन कार्य है। इस कार्य को एक विद्वान ने अपने उसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर रमेश गौतम का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि प्रतिष्ठित नाटककारों की दृष्टि से बाल नाटक लिखना अत्यंत सरल कार्य है, जो
सम्मानजनक और गंभीर साहित्य का अंश नहीं हो सकता, अतः सामान्यतः ये उपच्छेद ही रहा। बाल नाटककारों को किशोर बुद्धि का नाटककार माना गया। अतिशय उपदेशात्मक सरलीकृत जीवन दृष्टि ही बाल नाटकों के प्रतिपाद्य रहे। अनेक ऐसे नाटकों की रचना हुई है जिनमें न तो कथ्य की दृश्यात्मक संकल्पना थी और न ही नाटकीय तत्वों का संतुलित प्रयोग था। अर्थात नाटककार एक ओर तो बाल मनोविज्ञान से अनभिज्ञ तो दूसरी ओर रंगमंच के अभावों से शून्य। ये चीज़ लिखी है और ये चीज़ कहीं तक कुछ लोगों के लिए तो लागू ही होती थी। यहाँ तक कि बाल एकांकी नाटकों में रिसर्च करने से पहले ये चीज़ मुझे भी क्या कहते हैं कि ऐसा एहसास होता था और मैं भी कहीं कहते हैं रंगमंच के अनुभवों से मैं शून्य था। उसके बाद में जब विधा में कार्य करना पड़ा तो मैं 10-12 नाटककारों के साथ में कुछ समय बिताया तो मुझे थोड़ी सी रंगमंच की बारीकियों की थोड़ा पता हुआ। लेकिन ये तो मैं रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैंने ये कार्य किया मजबूरी में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिसर्च नहीं कर रहा है तो वो इतना कार्य क्यों करेगा। दूसरी बात आती है रिहर्सल की समस्या। तीसरी बात आती है टिकट बिक्री की समस्या। इसमें बाल नाटक अगर आप भव्य प्रेक्षागार में ले जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, लाइट लाते हैं, म्यूजिक लाते हैं और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, कुर्सी मेज लाते हैं, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, तो कम से कम इसमें टिकट तो होती नहीं है, सारा फ्री होता है। तो एक नाटककार या एक शिक्षक कितने बार नाटक दिखा पाएगा? एक बार भी नाटक नहीं दिखा पाएगा। और क्या कहते हैं कि आर्थिक समस्या कहते हैं बनी रहती है और कहते हैं कि उसको हेल्प कहीं मिल नहीं पाता है। नाट्यकार, नाटक लेखक एक अपने आप सम्मानित व्यक्ति है। वो अपने सम्मान स्वाभिमान को कहीं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता है, ना कहीं भीख मांगना चाहता है। सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहता है। यही सम्मान स्वाभिमान बच्चों को सिखाना चाहता है। तो इसमें भिखमंगी तो नहीं हो सकती ना, या आपस में या सरकार से। तो इसलिए बाल नाटककार या रंगकर्मी ये सब अभाव में चला करते हैं। अब बात आती है समन्वय का अभाव। ये कोऑर्डिनेशन कई जगह हो सकता है। ये लेखक और नाट्यकर्मी में हो सकता है और ये कहते हैं कि कई जगह हो सकता है। ये कई चरण में होता है। तो और ये होता है क्योंकि नाटककार ने जो लिख दिया वो चाहता है कि डिटो ही हमारा मंचन हो जाए। नाट्यकार निर्देशन की अपनी समस्याएं हैं, वो उसमें कुछ थोड़ा काट छाट करना चाहता है। तालमेल कभी कभी हो नहीं पाता है, लिहाजा वो नाटक छोड़ के उसको दूसरे नाटक की ओर बढ़ाना पड़ता है। ये भी तालमेल की बात है और ये हमारे क्या कहते हैं कि रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को कवर करते हुए मैं डॉक्टर चक्रधर नलिन की स्टेटमेंट को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। ये बहुत बड़े विद्वान हैं और इन्होंने सबसे पहले अपना इंटरव्यू मुझे भेजा था और इस आज वीडियो के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और मैं ये व्यक्त करना चाहता हूँ मैं उनका आज भी आभारी हूँ और ऋणी हूँ। आइए उनकी स्टेटमेंट को देखते हैं। आपका मानना है वास्तव में बाल एकांकी लेखकों को रंग कर्मियों तथा उनकी समस्याओं से जुड़ना चाहिए ताकि रंग कर्मियों तथा साथ कार्यक्रमों में भाग लेकर सामंजस्य स्थापित किया जाए। युवा, हाँ, ये यहाँ तक डॉक्टर चक्रधर नलिन का स्टेटमेंट है। अब दूसरे युवा नुक्कड़कर्मी श्री संजीव के अनुसार लेखक, निर्देशक, कलाकार सब आपस में मिल बैठकर आदान प्रदान करें विचारों का। मैं के स्थान पर हम की भावना से कार्य होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये संजीवा नुक्कड़कर्मी ये एक अच्छे नुक्कड़कर्मी भी हैं और अच्छे नाटककार भी हैं। तो अब ये देखिए कि इन सभी लोगों ने क्या कहते हैं कि अपनी समस्याओं को यहाँ वर्णित किया है। आर्थिक समस्याएं भी हैं। आर्थिक समस्याओं के बाद और भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन्य भी समस्याएं हैं और इस प्रकार से क्या कहते हैं समस्याएं चलती रहती हैं। और बाल नाटकों के प्रकाशन की अपनी समस्याएं हैं। उनको मैगजीन में बहुत कम स्थान मिलता है क्योंकि वो 3-4 पृष्ठ ले लेते हैं। 2 कविताएँ आ जाती हैं एक पृष्ठ में। तो ये कहते हैं कि इनको भी स्थान कम मिलता है प्रकाशन में भी। इसी प्रकार अखबार में भी कम समय मिलता है, कम छपते हैं। तो इनकी प्रकाशन की समस्याएं हैं, मंचन की समस्याएं, लेखन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं और आपस में लेखकों को कोऑर्डिनेशन की समस्याएं हैं। और ये आर्थिक समस्याएं सरकारें बहुत फंडिंग नहीं करती हैं। और एक ये भी समस्या है कभी कभी कुछ केवल नाम मात्र की संस्थाएं कुछ पैसे का जो दुरुपयोग कर देती हैं, उससे भी कुछ क्या कहते हैं कि अच्छे लोगों को मिल नहीं पाता है पैसा
और कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि जब अच्छे लोग पैसा लेने जाते हैं इतने चक्कर लगाते हैं कि उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है और पैसा मिल नहीं पाता है। इसलिए होता क्या है कि वो अपने घर बैठ जाते हैं और अपनी समस्याओं को संजोते हुए, नाटक की जब इतनी समस्या है तो एक और आर्थिक समस्याओं के साथ साथ ये बाल लेखन, रंगमंच, सारी समस्याएं एक साथ चल रही हैं, बाल विधा भी चल रही है, फिर भी ये विधा चल रही है, चलती रहती है। और जिस कार्य में समस्याएं, तकलीफ़ें न हो तो उस कार्य का मज़ा ही क्या है। फिर भी जो लोग विद्वान, नाट्यकार, रंगकर्मी, जो लोग इस विधा में अपना योगदान दे रहे हैं, समीक्षक बंधु दे रहे हैं, जो लोग प्रकाशन में अपना स्थान दे रहे हैं और जो भी जितना जिसको सहयोग दे रहे हैं इस विधा के लिए, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि और ऐसे कार्यक्रम आगे चलते रहें और ये कार्य आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ मैं अपना आज व्याख्यान समाप्त करना चाहता हूँ। आज बहुत लंबा हो गया है और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, आप लोग मेरे साथ रहे, मनोबल बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।